और एक दिन में पता लग जाता है कि हम कितने अंदर से संगठित हैं, कितने बिखरे हुए हैं। आवाज आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? अच्छा, ढोल तो ज्यादा तेज सुनाई नहीं दे रहा ना, बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे आ रहा है, थोड़ा भर के आवाज भर के आ रही होगी इससे। तो वो जब इतनी सारी चीजें उन्होंने की, तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं, कास्ट भारत में जो चतुर्वर्ण मया सृष्टि, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन 4 वर्णों की एक स्थापना मैंने इस सृष्टि में मैंने की है। उन्होंने भारत नहीं कहा, उन्होंने हिंदुओं या सनातनियों के लिए नहीं कहा, उन्होंने मया सृष्टि, मेरी सृष्टि में 4 वर्णों की स्थापना है। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। अब जैसे आशीष जी अधिवक्ता हैं, वकील साहब हैं, देसी भाषा में बोलो वकील साहब हैं। कई बार मैक्सिमम केसेस में ऐसा था, वकील अपने बेटे को वकील ही बनाता है कि मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, इतने पेंडिंग केसेस है, मेरी रिटायरमेंट के बाद बेटा तू संभाल लेना। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है। लोहार, घर में लोहार का काम होता है, वो अपने बेटे को लोहार बना देता है। कोई कारीगर है, लकड़ी का काम करने वाला या कुम्हार है, वो अपने बेटे को कुम्हार बना देता है। बट इन एक्सेप्शंस वो नहीं भी बनता। लोहार का बेटा वकील बन सकता है, वकील का बेटा कहीं डाई कास्टिंग में जा सकता है, और डाई कास्टिंग वाले का बेटा मतलब लोहार का बेटा किसी और काम में जा सकता है। ये कर्म के आधार पर है, ये जन्म के आधार पर नहीं है। ये जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है। तो भारत में कहीं भी कास्ट सिस्टम था ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा काम आशीष जी करना है, कास्ट की डेफिनेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में तय करनी है कि कास्ट की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि गोत्र परंपरा, अब ऐसे बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि जहां तक जाए ना चलते ही चले जाएंगे। अब गाय आई तो गोत्र भी आ गया, जो हमारे पूरे गो को तारने वाली, हमारे वंशों को तारने वाली गाय जो हमें तार देती है, वो है गोत्र परंपरा। गौमुख, गौ के मुख से जो गंगा निकलती है। गोपाल, जो गोपाल का वो है। हम परिक्रमा करने जाते हैं गोवर्धन जी की, वो परिक्रमा का पर्पस पकड़ना था। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा ना कि जब मैं एक बच्चे को मंदिर या चर्च जाते हुए देखता हूँ, इंग्लैंड में उन्होंने बोला, यूनाइटेड किंगडम में, कि मैं जब एक बच्चे को मंदिर या चर्च जाते हुए देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चा जा रहा है। और जब मैं एक वृद्ध को या एक युवा को या एक प्रौढ़ व्यक्ति को मंदिर जाते हुए देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि सारी जिंदगी व्यर्थ गवा दी इस व्यक्ति ने। तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा, क्या बच्चे को चर्च या मंदिर या उसमें नहीं जाना चाहिए, वृद्ध को मंदिर नहीं जाना चाहिए? उन्होंने कहा ये नहीं। बच्चा जब मंदिर जाता है बहुत जिज्ञासावश जाता है, क्यों? जानना चाहता है कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल क्यों है, इनके गले में सांप क्यों है, मेरे गले में तो चेन है, सोने की चेन है, इनके गले में सांप क्यों है, इनके मस्तक डेल्टा ने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, अलग अलग समय में हुए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। और जब ये इस पे चर्चा हो गई, डिफाइन हो गया, एटम है, मैग्नेटिज्म है, सब कुछ है, तो फिर फर्दर हुआ नहीं, इट कैन फर्दर बी डिवाइडेड, इसको और छोटा किया जा सकता है। अभी भी कुछ है जो सनातन से मैच नहीं कर रहा, और खोज हुई। मैं बहुत साइंटिफिकली रीजनिंग के साथ बताता हूं, मजाक मत समझिएगा। और खोज हुई कि कहां पे इसमें और डेप्थ कहां है, और डेप्थ कहां है। तो डेल्टन ने उसको और फर्दर एटम को डिवाइड किया। अब उसमें क्या निकला? न्यूक्लियस जो सेंटर में है और उसके आसपास प्रकाश देता है, और उसको पार ब्रह्म हमारे शास्त्रों में कहा गया। ब्रह्म जिसे कहा गया, ब्रह्म, पार ब्रह्म। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। ब्रह्म जिसे कहा गया, ब्रह्म की डेफिनेशन जिसे कही गई। और जो ब्रह्म को नहीं मानते थे, उन्होंने, जैसे ज्ञान को जो नहीं मानते वो क्या कहते हैं? ज्ञानी। और दूसरा अज्ञानी। अज्ञानी कहते हैं ना, अज्ञानी।
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जिन्होंने ब्रह्म के अस्तित्व का चैलेंज किया, जिन्होंने कहा ब्रह्म नहीं होता, उन्होंने अब्रह्म, जिसको आज हम अब्राह्म कहते हैं, अब्राह्मिक रिलीजन जिसको कहते हैं, जो ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, जो ब्रह्म को स्वीकार नहीं करता, वो अब्राह्मिक रिलीजन है। और अब्राह्मिक रिलीजन कौन से हैं वो आप समझते हैं। तो हमारे यहाँ जो साइंटिफिक है, जो हमारा धर्म, हमारी जो परंपरा जो साइंटिफिक है, गाना था ना एक उनका कैलाश खेर का, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं, सुना है ना? शून्य का अर्थ क्या है? जो पूर्ण हो रहा है। हमारी गणित, वैदिक गणित बिल्कुल अलग है। हमारी 1 और 1 2 नहीं होती। हमारी गणित होती है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णास पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः, पूर्ण को पूर्ण में जोड़ दिया जाए तो पूर्ण रहता है, पूर्ण को पूर्ण से घटा दिया जाए तो पूर्ण रहता है, पूर्ण को पूर्ण से गुना कर दिया जाए तो भी पूर्ण रहता है, और पूर्ण को पूर्ण से भाग कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, तब भी पूर्ण रहता है। और वो पूर्ण क्या है? एक को एक में जोड़ देंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, अर्थात पूर्ण नहीं है। अब एक को एक से भाग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो अलग डेफिनेशन आ जाएगी। तो पूर्ण क्या है? शून्य को शून्य से जोड़ दिया जाए तो शून्य रहेगा, शून्य को शून्य से भाग कर दिया जाए तो शून्य रहेगा, शून्य को शून्य में गुणा कर दिया जाए तो शून्य रहेगा, शून्य को शून्य से घटा दिया जाए तो शून्य रहेगा। ये हमारा वैदिक विज्ञान है, ये हमारी वैदिक मैथमेटिक्स है। पूर्ण मदः पूर्ण, सिंपल लिख दिया। हमने क्या किया कि उन्होंने कहा ना, वृद्ध जब मंदिर जाता है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा थी, वो समझना चाहता था। वृद्ध ने वो रामचरितमानस के सफेद पन्ने काले कर दिए, सफेद बाल काले बाल सफेद कर दिए, पर उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे की ज्योग्राफी, हमने उसे कब कह दिया भूगोल, खगोल, ख अर्थात अंतरिक्ष। हमने सिर्फ ये नहीं कहा, हमने उसे ब्रह्मांड, वो ब्रह्म का अंश जो अंडाकार है, जो हमारी गैलेक्सी अंडाकार है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, हमने कौन से जमाने में बोल दिया? हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बोल दिया। आज हम उसे अपने उसमें प्रमाणित कर रहे हैं, परंतु आज भी फिर कहते हैं अरे हाँ ठीक है, 4 वक्त आते हैं टीवी पे किसी एक पार्टी के, वो 4 बातें बोल जाते हैं, परंतु उसके पीछे जो विज्ञान है। आज जब पॉलिटिक्स चल रही होती है तो हम कहते हैं हम बुरी तरह से फेल हो गए हैं पॉलिटिक्स में। पर अब अभी मैं एक घटना अंदर बता रहा था, अभी पूरी दुनिया में एक अलग गेम चल रही है, टैरिफ्स की गेम। एक ही बात की जाती है, कितने विषय हैं। आपने कभी गौर किया टैरिफ का इशू शुरू कहां से हुआ? जहां से भारत की स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुई थी 1857 में। आपको कभी याद है किसी को 1857 में क्या ऐसा घटित हुआ था? 1857 में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो भारत के सैनिक थे, जो अंग्रेजों के नौकरी करते थे, उनको जो कारतूस दिए गए, कारतूस के ऊपर गाय की चर्बी चढ़ा दी गई थी और उनको कहा था दांत से छील के बंदूक को अंदर भर के, गोली को अंदर भर के, कारतूस को भर के और चलाया जाए। तो जो भारत के ब्राह्मण जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया था और पूरे देश में ये बात आग की तरह फैलती गई। तो भारत के कोने कोने से, चाहे वो मराठा थे, चाहे वो दक्षिण के लोग थे, चाहे वो उत्तर में थे, चाहे वो झांसी में थे, अलग अलग चमक उठी 57 की। वो तलवार पुरानी थी। 57 में कितना कुछ हो गया था। और भारत में जो कंपनी राज था, 1857 तक कंपनी राज था भारत में, अंग्रेजों का राज नहीं था। ब्रिटिश पुराने किले पर आया था, एग्रीकल्चर डीड हुई थी हमारी, और उसके बाद हमने भारत के हजारों लाखों किसानों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की। जब हमने कह दिया कि हम गोबर की खाद नहीं यूज करेंगे, आपकी कंपनियों के द्वारा बनाए गए बीज और आपकी कंपनियों के द्वारा बनाए गए खाद को यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, हम सहजीवन की हमारे उसमें परिकल्पना है, जहां पे हम नेचुरल खाद को प्रयोग करते हैं, जैसे धरती में जीवाणु जीवित रहते हैं, परंतु जब
मॉन्सेंटो और दूसरी कंपनियां भारत में अपनी खाद एग्रीकल्चर डीड के बाद देने लगी। किसानों ने उधार लेकर बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से ने हमारे सरकारों को छोटे छोटे क्या बोलते हैं इसको, पंचायती राज तक को, पंचायतों तक को लोन दिया कि अपने किसानों में लोन बांटो और वो मॉन्सेंटो के बीज, मॉन्सेंटो की खाद खरीदें। और उसके बाद से आपने देखा हमारी भारत की जो ऋतुएं थी वो उसके साथ नहीं मैच खाती थी। हमने धरती के जीवाणु मार दिए, धरती स्ट्रांग हो गई, कैंसर जैसी बीमारियां हर दूसरे घर में फैलने लगी। हर 10 में से एक बंदे को अगले 9 साल में कहते हैं कैंसर होने की आशंका है। कितनी सारी चीजें हुई और सारा जो खेल है वो गाय के आसपास हुआ है। सारा जो संघर्ष है, आज हम अपनी गाय को नहीं करते। आज कोई गाय पाल रहा हो तो हम उसे हीन दृष्टि से देखेंगे, अरे गवाला है, गौ वाले से बेटा जाके दूध ले आना। आज हम कहेंगे अरे वेस्ट में जाओ ना, पैक्ड मिल्क मिलता है, हमारे यहाँ तो सब खुला मिलता है, पास्चराइज्ड नहीं होता, सारे जर्म्स होते हैं। हम और एक आती है फरवरी में, तो जो दूध चढ़ाया जाता है, जो कामड़ चढ़ाई जाती है, वो कब चढ़ाई जाती है? वो जुलाई वाली में चढ़ाई जाती है। उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है, गाय अक्सर, अब तो गौशालाएं हो गई, हम गाय को घूमने फिरते, बांध के रखते हैं, सब करके रखते हैं। पहले गौशालाएं गोचर भूमि पे चरती थी और बारिशों में जब बरसात होती है तो घास में छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं और जब कीड़े पैदा होते हैं, गाय जब खाएगी तो वो छोटे जो रोगाणु और जीवाणु जो छोटे छोटे पैदा हो गए, जो नेकेड आई से इनविजिबल हैं, गाय वो भी खा लेती है। तो गाय उस सीजन में अक्सर बीमार पड़ती है और गाय का जो दूध है वो उस सीजन में विषैला हो जाता है। गाय के बछड़े को भी नहीं पिलाया जाता उस सीजन में दूध, गाय का दूध विषैला हो जाता है। भगवान शिव विष धारण कर सकते हैं, आप और हम विष धारण नहीं कर सकते, इसलिए वो दूध, विषैला दूध जुलाई के महीने में, आयुर्वेद के अनुसार, भट्ट जी ने भी लिखा है, आयुर्वेद में भी लिखा है कि जब बरसात का मौसम होता है उन दिनों दूध पीना। आज भी हरियाणा और यूपी के गांव में जाएंगे जो लोग अपनी रूट्स जिनकी गांव में है, कभी अपने बुजुर्गों से पूछना, वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं उस महीने में, गाय के दूध का घी बनाते हैं और जो मट्ठा बचता है वो जाके गांव के तालाब में डालकर आते हैं, है ना, माता जी ने हाँ कर दी, ऐसा ही होता है, इसलिए डालते हैं। वैलिडेट हो गई, हमें वेस्ट की वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें अपनी वैलिडेशन चाहिए, हमारी वैलिडेशन आ गई। ऐसा होता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाती है। इसलिए नहीं कि हमने गरीब का हक छीन के इधर कर दिया। ये जो कम्युनिस्ट वाली सोच है ना, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट वाली सोच है कि नहीं इसका नहीं है उसको दे दो, सब में बांट दो, हजारों चीजें हैं जो भी बोलने वाली। तो इसलिए ये सारी जो छोटी छोटी चीजें, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हम वैज्ञानिक तथ्य को न पकड़ के हम सिर्फ लोगों के कहे हुए, लोगों के बनाए हुए नैरेटिव्स को, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग और उस डेंजर ने हमारी सिविल